चलो देखो, तो हम लोग क्या है कि जो ग्रंथि होते हैं, ग्लैंड होते हैं, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ग्रंथि कितने टाइप्स के होते हैं। आपको ग्रंथि आप बहुत यानी पीछे भी आप क्लास में पढ़ चुके हैं ग्रंथि कितने टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपको ऐसे आप क्लियर नहीं मालूम होगा ग्रंथि कितने टाइप्स के होते हैं। ग्रंथि जो होते हैं आपको मुख्य रूप से 3 होते हैं, ऐसे आप पूरी तरह से डिफाइन करिए तो 3 होते हैं ग्रंथि, ठीक है। जैसे कि ये जो आपको ग्रंथि यहाँ पर दिखाया गया है, ये ग्रंथि है अंतःस्रावित ग्रंथि जिसे बोलते हैं। अंतःस्रावित ग्रंथि जिसे बोलते हैं, ये ग्रंथि क्या होता है, ये जो ग्रंथि होता है अंतःस्रावित ग्रंथि इसका नाम होता है। इसमें क्या होते हैं, जो कि हमारा ये जो ग्रंथि होते हैं अंतःस्रावित ग्रंथि, इनमें हमारा क्या होता है कि जितने भी हार्मोन हमारा होते हैं, हार्मोन जितने निकलते हैं हमारे बॉडी से, ये हार्मोन हमारे अंतःस्रावित ग्रंथियों के माध्यम से निकलते हैं और वो हार्मोन हमारा क्या होते हैं, ब्लड में मिल जाते हैं, ठीक है। तो अंतःस्रावित ग्रंथि में क्या होता है कि हमारा हार्मोन निकला बॉडी से, हार्मोन, ठीक है, हार्मोन बॉडी से निकल कर हमारा वो ब्लड में मिल जाएगा, तो हमारे अंतःस्रावित ये सारे ग्रंथि से होते हैं। और एक और ग्रंथि होते हैं बाह्य ग्रंथि या बाह्य ग्रंथि जिसे बोलते हैं। ये हमारा दूसरा ग्रंथि का नाम है बाह्य ग्रंथि या बाह्य ग्रंथि जिसे बोलते हैं। आपको ये पीछे आपको क्लास में बता दिए हैं। बाह्य ग्रंथि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे कि लार। बाह्य ग्रंथि का मतलब होता है उसका जो निकलेगा हमारे ग्रंथि से, उसमें से एंजाइम निकलता है। बाह्य ग्रंथि से क्या होता है, एंजाइम निकलेगा और इसका एक अपना डक्ट होगा, अपना एक क्या होगा, डक्ट। डक्ट का मतलब क्या हो जाता है, एक उसका अपना सीरा होगा या थैला होगा। आप अपना नोट कर सकते हैं, जो आप बोलते हैं छोटा छोटा पॉइंट जो होता है, ठीक है। तो बाह्य ग्रंथि कितने टाइप्स के होते हैं, लिख लो। ग्रंथि मुख्य रूप से ऐसे ग्रंथि 2 टाइप्स के होते हैं, बाह्य ग्रंथि और एक अंतःस्रावित ग्रंथि। पहला हो गया बाह्य ग्रंथि और अंतःस्रावित ग्रंथि, ठीक है। ग्रंथि किसे कहते हैं, ग्रंथि वो होते हैं जिसके हमारे बॉडी में, ग्रंथि के क्या होता है, ग्रंथि हमारा होता है हमारे बॉडी में यानी पाचन प्रक्रियाओं एवं हमारे शरीर को देख रेख करने के जो लिक्विड पदार्थ जो हमारे स्रावित होते हैं बॉडी से, हमारे शरीर को चलाने के लिए जो भी हमारे लिक्विड पदार्थ स्रावित होते हैं वो हमारे ग्रंथि से प्राप्त होते हैं। ग्रंथि के डिफिनेशन हो गया क्या, इसके मतलब क्या होता है, ग्रंथि मतलब हमारे शरीर में जितने भी पाचन प्रक्रिया हो या जो भी एंजाइम हो, जितने भी हमारे प्रक्रिया करने के लिए जो भी लिक्विड तरल पदार्थ स्रावित होते हैं, मतलब तरल पदार्थ निकलते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं, ग्रंथि। वो सारे पार्ट्स को क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि 2 टाइप्स के होते हैं, बाह्य ग्रंथि और अंतःस्रावित ग्रंथि। तो बाह्य ग्रंथि क्या होता है, वैसे ग्रंथि होते हैं जिसमें हमारे बाहरी क्या होते हैं, बाहरी नाम से होता है कि लगता है कि बाहर की ओर इसका ग्रंथि जो होता है बाहर की तरफ रहते हैं। जो भी ग्रंथि होता है मतलब एक छोटा सा इसके डब्बा डक्ट जिसे बोलते हैं, ये एक बाहर की तरफ, नाम से लगता है कि बाहर है, लेकिन ये क्या होता है, हमारे बाहर नहीं होते, बॉडी में ही रहते हैं, लेकिन उसका एक स्टोरेज होता है। उसका क्या होता है, एक स्टोरेज रहता है। मान लो कि हमारा एक स्टोरेज है, इतना में ही रहेगा, ये सीरा है, इतना ही दूर तक ये इसका एरिया है, इतना ही दूर तक ये रहेगा, ठीक है। ये बाह्य ग्रंथि में आ जाता है, या बाह्य ग्रंथि या बाह्य ग्रंथि भी बोलते हैं इसे, ठीक है। तो बाह्य ग्रंथि में क्या होते हैं, इसमें एक डक्ट होता है, मतलब एक उसका एक एरिया होता है या सिराएं होते हैं, उतना ही दूर में ये काम करेगा। जैसे हमारे बाह्य ग्रंथि में आ जाता है लार क्या है, हमारे मुंह में से, हमारे बाह्य ग्रंथि में क्या आ जाता है, लार आ जाते हैं। लार क्या है, हमारे मुंह में से जो मान लो लार निकल रहा है ना लार, ये क्या हमारे सारे बॉडी में लार ये है। हम चाहेंगे कि हमारे हाथ में भी लार निकल जाए, निकलेगा। हमारे क्या एक मुंह में से ही केवल लार निकलता है, अमाशय में जो रस निकलता है, अमाशय जो हमारे होते हैं, अमाशय में भोजन थैली होते हैं, उसमें से भी हमारा अम्ल निकलता है, स्रावित होता है, ठीक है। लेकिन वो क्या, जो अम्ल वहाँ पर स्रावित हो रहा है, तो क्या सारे जगह स्रावित होगा, नहीं, वहीं पर केवल स्रावित होता है। और जैसे में हो जाता है आंसू, हम अपने आंसू हमारे गिरता है, हमारे आंख से आंसू गिरता है, ये क्या हो जाए, बाह्य ग्रंथि के अंतर्गत आएंगे। मान लो कि हमारे आंसू जो है केवल नाक से भी निकल सकते हैं, आंसू क्या मुंह से निकलेगा, इसका एक अलग ग्रंथि है, इसका एक अपना डक्ट है, मतलब इसको बनाने क्या, इसका आंसू बनाने का एक अलग है, इसका वहीं से केवल आंसू बनेगा और इतना ही दूर में केवल आंसू निकलेगा। ऐसा तो कभी नहीं होता कि पैर से भी आंसू निकलने लगा या आंख से भी आंसू निकलने लगा,
ऐसा तो नहीं होता है ना, यानी जब हम रोते हैं वीपिंग करते हैं तो हमारा क्या होता है, आंख से आंसू निकलता है। इसका एक ग्रंथि है, आंसू बढ़ाने की क्या बोलते हैं, ग्रंथि है। लार की भी बढ़ाने की ग्रंथि है, डक्ट है, अपना एक मशीन है उसका, ठीक है। और ये हमारे पूरे बॉडी में ये नहीं फैलता है। पूरी बॉडी में अगर हम हमारे जैसे कि हम आंसू होता है, क्या हमारे सारे बॉडी से चाहेंगे तो निकल सकता है आंसू? नहीं, यानी इसका इतना ही एरिया, इतना ही दूर तक रह सकता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि ये बाह्य ग्रंथि क्या होते हैं और इसके अंतर्गत क्या जाते हैं। आंसू हो गया पाचन एंजाइम। पाचन एंजाइम जो होते हैं हमारे पाचन एंजाइम, जितने हमारे पेट में जितने भोजन पचाने के लिए एंजाइम आते हैं वो सारे बाह्य ग्रंथि के अंतर्गत में आते हैं, ओके। या आप देखे होंगे उल्टी वगैरह करते हैं, उल्टी, उसमें भी एक एंजाइम मिला होता है, पेप्सिन नामक एंजाइम। जब हम उल्टी करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, एक एंजाइम उसमें मिला होता है, ठीक है। वो पेप्सिन नामक एंजाइम में क्या होता है, वो भी हमारे बाह्य ग्रंथि के अंतर्गत ही ये हमारे क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। अब बाह्य ग्रंथि की समझ गए। और ये क्या है, आप अंतर ग्रंथि के आपको फोकस करें। ये जो कि अभी बाह्य ग्रंथि जो बताएं, ये पीछे आपको पढ़ना था, जो कि हमको लार कैसे बनता है, एंजाइम कैसे बनता है, भोजन के पाचन में प्रक्रिया में बताए थे ना ग्रंथियों के बारे में। जबकि हम आहार श्रृंखला जब बताए थे, भोजन की जो प्रक्रिया चलती है उसमें आपको बताए थे ग्रंथि मुख में से लार निकलती है, अमाशय में से निकलती है, फिर यहाँ से यहाँ पर चेस्ट के पास होती है, वहाँ से भी एंजाइम निकलती है, ठीक है। तो ये सब हमारे एंजाइम हम लोग पीछे जो क्लास में हम लोग पढ़े थे। अब इसके बाद आ जाते हैं कि अंतःस्रावित ग्रंथि। इसमें आप फोकस करिए अपना पॉइंट पर, जो हम आपको यहाँ पर पिक्चर जो दिखाई दे रहा है। तो अंतःस्रावित ग्रंथि क्या होते हैं, इसमें थोड़ी सी मात्रा, बाह्य ग्रंथि में जितने भी निकलेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में निकलेगा। बाह्य ग्रंथि में जितने भी लिक्विड प्राप्त निकलेंगे हमारे बॉडी से वो ज्यादा मात्रा में निकलेगा, लेकिन अंतःस्रावित ग्रंथि में जितने भी हमारा इसमें निकलेगा लिक्विड जो निकलेंगे वो थोड़ा सा मात्रा में निकलेगा, ठीक है। और इसमें हमारा क्या प्राप्त होता है, अंतःस्रावित में क्या निकलता है, हार्मोन। इसमें क्या निकलेगा, हार्मोन निकलेगा, ठीक है। इसका अपना डक्ट नहीं होगा, इसका अपना डक्ट मतलब क्या होता है, इसका अपना एक छोटा सा एरिया नहीं होगा, ठीक है। इसका जो अंतःस्रावित जो होता है इसमें अपना इसका खुद का एरिया नहीं रहेगा कि इतना ही दूर रहेगा इसका। जैसे हम बोलते हैं कि हार्मोन जो होता है हमारे बॉडी में, इसमें अपना एक डक्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, जो कि अंतःस्रावित जो ग्रंथि होता है इसमें अपना डक्ट नहीं होता है, ये ब्लड के साथ मिल जाते हैं। इसका डक्ट जो होते हैं, डक्ट अपना नहीं होता है। इसमें से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। इसमें से क्या निकलता है, अंतःस्रावित ग्रंथि से क्या निकलता है, हार्मोन निकलता है। लेकिन बाह्यस्रावित ग्रंथि से आपको क्या बताए थे, उसमें से हार्मोन नहीं निकलता है। क्या निकलता है, जितने भी एंजाइम होते हैं, जितने भी एंजाइम होते हैं सारे बाह्य ग्रंथि से निकलते हैं, ओके। और अंतःस्रावित से हार्मोन केवल निकलते हैं। और हार्मोन निकलेगा हमारे, और किसमें मिल जाता है, ब्लड में मिल जाएगा। ये इसमें डक्ट है, नाम से कोई नहीं होता है। हार्मोन निकला हमारे ब्लड में मिल जाएगा, थोड़ा सा इसमें मात्रा क्या होता है, थोड़ा मात्रा में निकलता है, ठीक है। अंतःस्रावित ग्रंथि में क्या निकलता है, जितने भी हार्मोन निकलेंगे बाह्य ग्रंथि की अपेक्षा जितना कम निकलता है इसमें, क्योंकि थोड़ा सा निकलेगा और ब्लड में मिल जाएगा, हमारा पूरा बॉडी में फैल जाएगा। और मान लो कि हमारा जो बाह्य ग्रंथि में बताए थे, जो एंजाइम निकला थोड़ा सा निकलेगा तो उतने में निकलेगा तुरंत खत्म हो जाएगा। अगर हम रो रहे हैं, ज्यादा रो रहे हैं, ठीक है, तो हम रो रहे हैं तो हमारा आँख से आंसू कंटिन्यू बहुत ज़्यादा निकल जाता है। उसका एक अलग एंजाइम है, कितने भर दिन होते रहता है, निकलते रहते हैं आंसू, उसका अलग एंजाइम है, ठीक है। ये ज़्यादा मात्रा में बनाता है। और हमारा ब्लड जो है, जो हार्मोन जो होते हैं थोड़ा सा ही मिलेगा, थोड़ा सा ही बन जाएगा, वो क्या करेगा, पूरे बॉडी में मिला के रख देगा, ओके। अब इसमें आपको समझ में आ गया कि इसमें अपना एक एरिया नहीं होता है, ब्लड के साथ मिल जाता है, इसमें से हार्मोन निकलता है। जरा ध्यान दें। अब पहले बात हो जाता है कि आपको पिट्यूटरी ग्रंथि, आपको पिक्चर दिखाया बनाया गया है, तो पहले इसको हम समझ लेते हैं एक सिंपल में। पिट्यूटरी ग्रंथि जो होते हैं इससे मास्टर ग्रंथि के भी नाम से जाना जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या नाम से जाना जाता है, मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इसमें आपको देख लिया थायरॉक्साइड, सारे को पहले आप एक बार परिचय करा देते हैं, उसके बाद सारे को हम काम अपना समझेंगे।
ये पिट्यूटरी ग्रंथि होते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में होते हैं, यहाँ पर केंद्रक में, इसके ठीक पीछे होते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि। अग्र मस्तिष्क के में होते हैं, अग्र मस्तिष्क जो होते हैं ना, आगे वाले मस्तिष्क, उसी में क्या होता है पिट्यूटरी ग्रंथि यानी मस्तिष्क में होते हैं ये अपलिलाट में। ठीक है, इसके थायराइड होते हैं। इसके बाद क्या होता है थायराइड, यहाँ पर हमारा क्या होता है थायराइड होता है। ठीक है, थायराइड और उसके जस्ट पीछे, थायराइड के जस्ट पीछे क्या होता है पाराथायराइड। हमारा थायराइड आगे की तरफ होता है थायराइड और पीछे रहेगा हमारा यहाँ गर्दन के पास क्या रहेगा पाराथायराइड। ओके, इससे बाद क्या होता है यहाँ पर आपको एक और होता है, यहाँ पर चेस्ट के पास, यहाँ पर देखो चेस्ट के पास बताए हैं क्या होता है, यहाँ पर उसमें फिगर नहीं बन पाया। इसमें क्या होता है थाइमस, यानी यहाँ पर क्या होता है एक थाइमस होता है चेस्ट के पास, मस्त छाती जो होते हैं ना, यहाँ पर थाइमस होता है। थाइमस नामक एक क्या होता है ग्रंथि होती है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है यहाँ पर थाइमस, उसके बाद अग्नाशय थैली होते हैं। हमारा जो भोजन स्टोर कहाँ पर होता है अग्नाशय थैली में होता है। अग्नाशय थैली हो जाते हैं एड्रीनल, यहाँ पर एक दो मुट्ठी की तरह रहते हैं। ठीक, इसे किडनी भी बोलते हैं, एड्रीनल इसे बोलते हैं। ठीक है, एड्रीनल ये क्या होता है वृक्षण, ठीक है, ये क्या होते हैं वृक्षण होते हैं। ये आपके पुरुष वाला दिखाया गया है, उसी तरह से क्या हो जाता है सेम स्त्री में होता है। क्या होता है कि वृक्षण उसमें नहीं होता है, उसमें अंडाणु हो जाते हैं। ठीक है, आपको सेम प्रोसेस चलता है, इसमें वृषाणु नाम के अंडाणु हो जाते हैं। ओके, अब चलिए देखिए आपको सारे अंग हो गए। अब इसमें देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है। इसे पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या से नाम से एक और बोलते हैं मास्टर ग्रंथि के नाम से। ठीक है, अब देखिए इसी को अब पिट्यूटरी जो ग्रंथि होते हैं तीन भाग में इसको विभाजित किया गया है। पिट्यूटरी ग्रंथि को कितने भागों में, तीन भाग में बांटा गया है। कौन कौन है जरा आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको उसी को पिट्यूटरी ग्रंथि जो आपको सिर में दिखाई दे रहा है हेड में, आपको यहाँ पर आपको है दिखाई दे रहा है सिर के ऊपर। इसमें देखिए क्या है, पहला हो गया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। ठीक है, हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि, ये आपको पीछे हम बताए थे। हाइपोथैलेमस के बारे में आपको क्या बताए थे पहले, जो आपको माइंड के बता रहे थे, माइंड वाला बताया था कि हम माइंड में विभाजित किए थे। इसमें हाइपोथैलेमस नाम का एक ग्रंथि, हाइपोथैलेमस का हमें जिक्र किए थे। उसमें हम लोग हाइपोथैलेमस में क्या बताए थे कि हाइपोथैलेमस में आपको बताया गया था कि वैसे इसमें क्या काम होता है हाइपोथैलेमस का, अंदर जो यानी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रतिक्रियाएं चल रही है उसको कंट्रोल करके रखता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बाबू कहाँ पर होता है, हाइपोथैलेमस हमारे अग्र मस्तिष्क में होता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस हमारा अग्र मस्तिष्क में होता है। ठीक है, इसका काम होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जितने भी प्रतिक्रियाएं हो रही है, हमारे बॉडी के अंदर, बाहर नहीं, अंदर सर्दी लग रहा है या गर्मी लग रहा है, हमारे बोलते हैं कभी हमारे टेम्परेचर बॉडी के अंदर टेम्परेचर डाउन हो गया है या बुखार लग गया है। ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं, या सर्दी जुकाम हो गया है या किस, ये सब आपको प्रतिक्रिया बताया गया था। ठीक है, तो यानी हाइपोथैलेमस क्या होता है, अंदर की सारे कंट्रोल करता है। तो इसीलिए यानी हाइपोथैलेमस को क्या बोला गया है, कंट्रोल ऑफ, यानी पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। पूरी बॉडी के अंदर जितने भी अंतःस्रावित ग्रंथि है सारे को कंट्रोल करके कौन रखता है, हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस जो होते हैं इसके अंदर जो हमारे यहाँ पर पिट्यूटरी ग्रंथि के अंदर हाइपोथैलेमस तीन भाग में विभाजित किया गया है। देखो फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। ओके, तो फर्स्ट हो गया हाइपोथैलेमस, ये हमारे जितने भी अंतःस्रावित जितने भी ग्रंथि आपको दिखाई दे रहे हैं, हमारे यहाँ पर आपको अंतःस्रावित ग्रंथि के अंदर जितने भी ग्रंथि दिखाई दे रहा है, इस सारे को इसके अंदर ही आएगा ना। हाइपोथैलेमस क्या बोलते हैं, अंदर की सारे कंट्रोल करके रखता है, इसमें सारे तो कंट्रोल अंदर ही है, इस सारे को कंट्रोल करके रखता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के सारे को कंट्रोल करके रखता है। मान लो हमारा हाइपोथैलेमस खराब हो गया, हाइपोथैलेमस खराब हो गया तो क्या ये सारे कंट्रोल कर पाएगा, नहीं कंट्रोल कर पाएगा। जरा आप थोड़ा सा बताओ, जरा हमको कुछ गुण बताओ तो हाइपोथैलेमस के बारे में क्या बताया था आप लोगों को। सर्दी गर्मी होगी जैसे, यानी जैसे सर्दी हो जाए, यानी बुखार लग जाता है, और
क्रोध हो गया, घृणा हो गया, गुस्सा हो गया, और प्यार करना हो गया, और भूख लगना हो गया, प्यास, खांसना। ठीक है। तो यानी ये सब क्या हो गया, यानी यहाँ सब हम क्या हो गए, उद्दीपन है, यानी आप ठीक है। उसमें सरल वाले में होता है, ये हो गया। अब ये सारा प्रक्रिया हो गया, ठीक है। ये सब हमारा ये सारे अंदर आ जाते हैं हाइपोथैलेमस में। तो ये सारे अगर मान लो इन सारे में से हमारा हाइपोथैलेमस खराब हो गया, किसी कारण खराब हो गया, तो क्या ये सारे हम काम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। भोजन के पाचन में जैसे आप सुने होंगे, जब कोई रोता है, जब उदासीपन भी क्या आदर्श होता है, जब कोई उदास हो जाता है या रोता है या किसी को लब हो जाता है, तो क्या करता है, आप सुने होंगे कि जब जो भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति जो होते हैं लब में पड़ जाते हैं, प्यार में पड़ जाते हैं, तो भूख प्यास सारा उसको नहीं लगता है, लगता है। यानी क्या होता है, जब कोई व्यक्ति क्या होता है लब में पड़ जाते हैं, प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, तो भूख प्यास नींद उन सारे चीज खत्म हो जाते हैं, ठीक है। नींद भी नहीं लगेगा, चैन भी नहीं रहेगा दिल का, हमारी बॉडी अनकंट्रोल हो जाता है, ठीक है। बोलते हैं कि चैन खो गया है तेरी यादों में, ठीक है। बहुत सारे इस पर सॉन्ग निकला है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर क्या लगता है, भूख भी नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा, हमारे भोजन के पाचन में जितना भी इस भूख प्यास लगेगा नहीं, भोजन का पाचन प्रक्रिया भी नहीं होगा, ठीक है। हमारे वृषण के कार्य नहीं कर पाएंगे, हम थायराइड ग्रंथि भी सारे काम बंद कर देंगे। ये इसमें है पीनियल ग्रंथि, ये भी काम नहीं करेगा, पीयूष ग्रंथि ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि कंट्रोल ऑफ हमारे बॉडी का यही है, मालिक है, अंदर की जितने क्रिया करेगा यही कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो इसीलिए आप देखे होंगे बहुत ऐसे बच्चे को देखे होंगे जिसका प्यार हो गया है, सारे चीज 10 दिन तक या 15 दिन तक वो खाना भी नहीं खाता है, नींद भी नहीं लगता है, ठीक है, नींद भी नहीं लगता है, जिसे आशिक कहते हैं, जिसे आशिक बोलते हैं ना, ऐसा मानिए आशिक। तो यानी आपको समझ में आ गया, ये सारे जैसे ये जैसे ये काम करना बंद है, सारे ठप हो जाते हैं, अंदर ग्रंथि जितने भी हैं सारे क्या करते हैं, बंद हो जाते हैं, जिसके कारण आपको भूख प्यास भी नहीं लगता है, कुछ नहीं होता है, नींद भी नहीं लगता है। चलिए देखिए, हाइपोथैलेमस समझ आ गया, इसका काम क्या होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि के जितने भी पार्ट्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, सारे को कंट्रोल करके रखना उसका क्या है, हाइपोथैलेमस का काम होता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसके बाद पीयूष ग्रंथि देखिए, थर्ड नंबर है, सेकेंड नंबर है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि जो होते हैं हमारी बॉडी को कंट्रोल करके रखते हैं, ठीक है। कैसे कंट्रोल, अगर हम खा रहे हैं सही से हैं, ठीक है, हम कैसे हमारे सारे जो ग्रंथि हैं इनको देख रेख करना, देख रेख तो वो करता है, खराब हो जाएगा तो हो जाएगा, हम अपने बॉडी पर कैसे खा रहे हैं, ठीक है, तो क्या कर रहा है, हो गया। अरे यार कहाँ कितना ठीक है। यानी हमारा क्या है, थोड़ा इधर ध्यान दो, यानी हमारा क्या हो गया, पीयूष ग्रंथि जो हम कैसे खा रहे हैं, हम खा रहे हैं तो पीयूष ग्रंथि इस पर कंट्रोल करता है, हमारा ग्रंथि जो है पिट्यूटरी जो ग्रंथि में अंतर्गत आते हैं पीयूष ग्रंथि, ये हम खा रहे हैं, बॉडी को कैसे कंट्रोल करना है, कंट्रोल करने के काम करता है, ठीक है। हम खा रहे हैं या कोई दौड़ रहे हैं या चल रहे हैं, ये सारा कंट्रोल करेगा पीयूष ग्रंथि से, जो एंजाइम निकलता है, हार्मोन जो निकलता है, इससे हमारा होता है, इस सारे से हार्मोन निकलते हैं, इस सारे को जो बताए हैं ना, इस सारे से हार्मोन निकलते हैं ऐसे, ठीक है। हाइपोथैलेमस से भी हार्मोन निकलता है जो कि ऐसा काम करने से विरोध करता है, ठीक है। इससे भी हमारे पीयूष ग्रंथि से भी वैसा हार्मोन निकलता है, जैसे हमको बोलते हैं एनर्जी हमको मिल गया, अब हम दौड़ेंगे, अब हम खड़ा हो सकते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना, ये एनर्जी देता है, यानी हार्मोन का एनर्जी के रूप में होता है। फिर ये क्या हो गया, हम कंट्रोल कर लेते हैं बॉडी को। पीनियल ग्रंथि क्या होता है, पीनियल ग्रंथि आपको देखो, पीनियल जो ग्रंथि होता है ये बच्चे में सबसे ज्यादा होता है, पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि में क्या हो जाता है, इसमें से मेलाटोनिक नामक हार्मोन निकलता है, मेलाटोनिक नामक क्या होता है, पीनियल ग्रंथि से हार्मोन निकलता है। इसमें क्या होता है, ये हार्मोन क्या काम करता है, हमको नींद कुलाता है। अगर ज्यादा हमको पीनियल ग्रंथि, इसमें से पीनियल जो ग्रंथि ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ज्यादा इसमें से हार्मोन निकलने लगेगा, तो क्या होता है, नींद हमको ज्यादा लगेगा, ठीक है।
अगर हमको इसमें से पिनियल ग्रंथि से हमको ज़्यादा निकलेगा, क्या आएगा, नींद लगेगा, और कम मात्रा में निकलेगा तो कम नींद लगेगा। जैसे में बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं जब जन्म लेते हैं उसमें पिनियल ग्रंथि एक्टिव रहता है। ठीक है, पिनियल ग्रंथि क्या होता है, एक्टिव रहता है। इसमें से मेलेटोनिन नामक जो हार्मोन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में स्रावित होने लगते हैं, और जिसके कारण छोटे बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा सोते होंगे। आप देखिए होंगे अक्सर जन्म लेते हैं तो 24 घंटा में कम से कम 22 घंटा या 21 घंटा तक सोए रहते हैं। 2-3 घंटा जगते हैं तो जगते हैं, फिर सोए रहते हैं। जब जन्म धीरे धीरे क्या होता है, पिनियल ग्रंथि कम होने लगता है, इसको कम एक्टिव होने लगता है। जब मान लो कि 10 साल का बच्चा हो गया, अब कम सोता है पहले की अपेक्षा। 5 साल के बच्चा के अपेक्षा 10 साल का बच्चा उतना ही सोता है, कम सोता है। अब मान लो कि हम हैं और एक दूसरा बच्चा है, मान लो कि 5 साल का बच्चा है, तो क्या जितना बच्चा वो सोएगा उतना बच्चा हम भी उतना ही सोएंगे? नहीं, वो मान लो कि 12 घंटे 5 घंटे का बच्चा है, लड़का है, वो 12 घंटा सो रहा है, तो हम 8 घंटे या 6 घंटा भी सोएंगे, 6 घंटा भी सोएंगे, जबरदस्ती सुलाया जाता है। ठीक है, यानी वो खुद वहाँ से भी दौड़ लेंगे। वो बहुत ज़्यादा बच्चे सोते हैं उनमें, क्योंकि पिनियल जो ग्रंथि होता है वो एक्टिव रहता है, और जैसे जैसे उनका एज बढ़ेगा तो पिनियल ग्रंथि काम करना धीरे धीरे थोड़ा सा कम करेगा। जैसे आप देखेंगे कि दादा दादी जो होते हैं हमारे, वो बहुत कम सोते हैं। ठीक है, 10-11 बजे तक सोएंगे, अब 5-4 बजे उठ जाएंगे, और सबके दरवाजा टुक आने लगेंगे, पहले उठो 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 लाठी से खोदने लगेंगे। ठीक है, यानी हम लोग क्या होते हैं, हम सोए हैं, मान लो कि हम जो सोए हैं और हमारे जो दादा या दादी हैं वो हमसे एक तो ज़्यादा हो गया, उनका ये पिनियल जो ग्रंथि है उनका कम अब एक्टिव होगा, ज़्यादा उस काम नहीं, हार्मोन स्रावित नहीं करेगा, और हमारा हार्मोन स्रावित ज़्यादा करेगा उनकी अपेक्षा। हम तो सोएंगे, हम तो 8 घंटे मान लो सो रहे हैं, रात को सोए 8 घंटे सो रहे हैं या 10 घंटे सो रहे हैं। ठीक है, सुबह दादी, और देखो जरा इधर ध्यान देना, हम क्या है 8 बजे सो रहे हैं, 8 बजे शाम को सोएं और सुबह 6 बजे तक सो रहे हैं। ठीक है, और दादी जो है हमारी, मान लो दादी या दादा जो हैं वो 11 बजे सोएंगे और 4 बजे ही उठ जाएंगे, 10-11 बजे सोएंगे और क्या होगा, 4 बजे उठ जाएंगे और लाठी से उठो सुबह में उठो, चलो उठो पढ़ो। भर दिन सोए रहता है पारा की तरह, भैंस बेचकर, गधा बेचकर ना। ठीक है, लेकिन उनमें ऐसा क्यों होता है, उनमें ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें पिनियल जो ग्रंथि होता है कम एक्टिव होने लगती है, इनमें से जो हमारे हार्मोन निकलते हैं कम मात्रा में हार्मोन निकलने लगते हैं। ठीक है, हार्मोन कौन से निकलता है, पिनियल ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन नामक हार्मोन निकलता है, मेलेटोनिन नामक हार्मोन निकलता है हाँ पिनियल ग्रंथि में। ओके, अब देखो यहीं पर हम क्लास ले रहे हैं, ये सो रहा है, यानी इसका पिनियल ग्रंथि ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा चलावित हो रहा है। पिनियल जो ग्रंथि है ज़्यादा इसका एक्टिव है, उल्टे का उल्टा भी रहता है। अब देखिए आप समझ में आ गया, पिनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, ये सारे हमारे ग्रंथि जो होते हैं अंतःस्रावित होते हैं। पीयूष का जो बताया, पीयूष होता है, पीयूष में जो जिस तरह से हम एनर्जी जैसे निकलते हैं, जिससे हम खड़ा हो सकते हैं, सही से दौड़ सकते हैं, बोलते हैं कि हम हमारे बॉडी में अब दौड़ सकते हैं, या अब हम कोई काम करने के लिए प्रोत्साहित हो जाते हैं। ठीक है, हम कोई भी काम करते हैं तो हमारा पीयूष ग्रंथि इस पर सपोर्ट करता है। अगर कोई हम मान लो कि हम लिख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं ना, इस पर कौन एक्टिव है, पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि हमारा एक्टिव है और ये मेन पावर है। अगर ये खराब हो गया समझ लो कि लिख भी नहीं पाएंगे। अगर मान लो कि हमें भूख लग गया, या मान लो कि हमको क्या हो गया, बुखार लग गया, अंदर की प्रतिक्रिया है ना, बुखार लग गया, या हमको मान लो कि सर्दी जुकाम अंदर की प्रतिक्रिया है, ये सब हो गया, या मान लो कि हम लब में पड़ गए हैं, तो अब हम पड़ गए हैं तो हमारे सारे कोई काम नहीं कर पाएगा, ये सारे ग्रंथि काम करना बंद कर देगा, तो हम ये लिख भी नहीं सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको हो गया कि समझ में आ गया। इसीलिए पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा जाता है, क्योंकि मेन कंट्रोल जो है यहीं पर है। जो ये सब आपको ग्रंथि जो बोला गया है अंतःस्रावित ग्रंथि के अंतर्गत जितने भी आपको ग्रंथि लिखा गया है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, यही ना, पिट्यूटरी ग्रंथि ना, क्योंकि यहीं पर क्या है, पूरे कंट्रोलर बैठा है। और ये खराब
अगर मान लो कि ये खराब नहीं है, ये खराब नहीं है, अगर ये खराब भी हो जाता है, ये उठा देता है, उठो चलो करो, थोड़ा बहुत एनर्जी देगा ये भी खराब हो जाएगा पर ये सक्सेस रहेगा, लेकिन इसमें हेड इसमें हो गया, इसमें हेड कौन है, ये है। चलो अब आते हैं थायराइड। अब नीचे हम आते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि को, समझ में गया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहा गया है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि इसलिए कहा गया है कि इसमें 3 ग्रंथियां हैं और तीनों ग्रंथि जो होते हैं हमारे जितने भी अंतःस्रावी ग्रंथि को कंट्रोल करके रखते हैं, जिसमें से एक ग्रंथि हो गया हाइपोथैलेमस ग्रंथि, दूसरा हो गया पीयूष ग्रंथि, तीसरा हो गया एड्रिनल ग्रंथि, सॉरी पीनियल ग्रंथि। ठीक है, ये तीनों ग्रंथि होते हैं, ये पिट्यूटरी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। और हाइपोथैलेमस ग्रंथि की अगर विस्तार में लिख रहे हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि को आपको बताया ही है, और पीयूष ग्रंथि को आपको मालूम हो गया, और पीनियल ग्रंथि को आपको मालूम हो गया। इस सारे को जितना है सारे को आपको लिख कर लानी कर लो। अब देखते हैं थायराइड। थायराइड क्या है? सर जी सबके बोलेंगे लिख क्या ना होगा सारा। हाँ, सारे की डेफिनेशन आपको टॉपिक बाय टॉपिक लिखकर डेफिनेशन लिखना इसका। अब देखिए थायराइड क्या होता है। थायराइड नामक एक थायराइड जो होते हैं, आप देखिए यहाँ पर वही देखो ये निकलता है, देखो इधर देखो, थायराइड जो होता है आगे की तरफ होता है, आगे की तरफ थायराइड होता है, और इसके पीछे क्या होता है, थायराइड है ना, इसके पीछे क्या होता है, पाराथायराइड। ठीक है, थायराइड आगे वाला हो गया, आप पीछे वाला क्या बोलते हैं, पाराथायराइड। आगे वाला भाग को थायराइड क्या हुआ, क्या हो गया, क्या, चलो ठीक है, जाओ ठीक है। तो थायराइड आपको समझ में आ गया। थायराइड आगे वाले भाग को थायराइड और पीछे वाले भाग को पाराथायराइड। अब देखना थायराइड जो होते हैं, थायराइड का काम क्या होता है, अब गर्दन में ये कहाँ पर होते हैं, थायराइड कहाँ पर होते हैं, ये दोनों क्या होते हैं। अब गर्दन में ग्रंथि होती है, गर्दन में 2 ग्रंथि होते हैं, थायराइड और पाराथायराइड। गर्दन में कितने ग्रंथि, 2, कौन कौन, थायराइड और पैराथायराइड। थायराइड और पाराथायराइड। पाराथायराइड किधर होता है, पाराथायराइड किधर होता है, पीछे, इसके पीछे, थायराइड के पीछे, थायराइड के पीछे, थायराइड के पीछे, अरे हाँ बस थायराइड के पीछे, परी के पीछे, मैं भूल चुका हूँ, याद मत दिला वापस है तो क्या करना, चली जाएगी, दूसरे के पास चली जाएगी, और जल्दी जा, किसमें चलेगी, चलेगी आकाश के पास। चलो देखो ध्यान दो, क्या आपको समझ में गया। तो थायराइड आगे की तरफ, पैराथायराइड पीछे की तरफ। ओके, अब देखिए इसमें क्या हो जाता है, थायराइड जो होते हैं बाबू, जब थायराइड के बारे में समझना, थायराइड के पहले इसके आगे पूरी तरह से थायराइड से कौन से हार्मोन निकलते हैं, थायराइड से जो होते हैं थायरॉक्सिन हार्मोन निकलते हैं, थायराइड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलते हैं। थायराइड ग्रंथि से कौन से हार्मोन निकलते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलते हैं। ठीक है, ये हार्मोन क्या करता है हमारा, अगर पुरुषों में ज्यादा मात्रा में हार्मोन निकलता है, पुरुषों में क्या होता है ज्यादा मात्रा में, स्त्रियों में क्या होता है कम मात्रा में। बॉयज में यानी थायरॉक्सिन हार्मोन क्या होता है, बॉयज में ज्यादा मात्रा में निकलता है, और गर्ल्स में क्या होता है कम मात्रा में होता है। जिसके कारण कभी कल देखना, जितने भी आप देखना इसको देखना होगा, तो बॉयज के जो होते हैं ये आकंडमन जिसे बोलते हैं, यहाँ पे ये बाहर की तरफ चला आता है। ठीक है, ये इतना न निकलता है कि इसको जरूरत, हमारे बॉडी में बॉयज में इतना जरूरत होता है कि ये बाहर की तरफ आ जाता है। ये ग्रंथि जो होते हैं, ये आपको जो ग्रंथि आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या करते हैं बाहर की तरफ से खींचने, इतना ज्यादा बॉयज में होता है ना, जरूरत इसका होता है कि बाहर की तरफ ही उभर आते हैं। ठीक है, और गर्ल्स में क्या होता है ये बाहर की तरफ नहीं होते, क्योंकि ज्यादा उसमें जो थायराइड जो ग्रंथि है उतना एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होते हैं वो उतना नहीं गर्ल्स में होती है, लेकिन बॉयज में ज्यादा है। इसी के कारण जब ये गर्ल्स में क्या होता है कम होता है, ठीक है, अब बॉयज में क्या होता है ज्यादा मात्रा में होता है। गर्ल्स में कम और बॉयज में ज्यादा। क्या ज्यादा, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होना। इसी के कारण इसका काम होता है कि कम और ज्यादा, अगर कम निकलेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, अगर कम निकलेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, अगर ज्यादा निकलेगा तो गुस्सा आता है। ठीक है,
अगर कम निकलेगा तो क्या होगा, गुस्सा आपको कम होगा, और ज़्यादा निकलेगा तो गुस्सा हो जाती है। जैसे वॉइस में होता है कि ज़्यादा हमारा बॉडी के होता है, ठीक है, जितना भी आप वॉइस को देखे होंगे ये निकला होता है, ठीक है, जिसे कंठमणि बोलते हैं आप लोग, ये जो यहाँ पर है ना, ये आगे की तरफ निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पर आगे की तरफ। आप देखिए उसको क्या होता है, चलो ध्यान दो, आप कैसे इसका काम समझ लीजिए। आप देखे होंगे, चलो देख लेना घर पे आराम से आईना में के सामने। अब देखिए गर्ल्स में देखे होंगे बाहर तो नहीं निकला होता है। अब क्या होता है कि कभी भी गर्ल्स को बैठी है उसको 10 बात बोल दोगे वो गुस्सा नहीं करेगी, ठीक है। अगर बॉयस है, बॉयस को अगर 2 बात बोल दो तुरंत चाटा उठा देता है, ज़्यादा बोलेगा, देखता है अभी पावर दिखाए अपना, बुलाए अपने दोस्त को, तुरंत भर में हो जाता है चालू। जहाँ 2 बात बोला उल्टा सीधा तुरंत खड़ा हो जाएगा, कॉलर धर लेगा, ज़्यादा बोलता है तुम इधर आना हमारे गली में, चाहे बोलो यहीं पर दिखा देते हैं, बुलाइए फोन किए जहाँ आ जाएगा, ठीक हो जाता है ना ऐसा। यानी बॉयस है, अगर से क्या है गर्ल्स वहाँ बैठी है उसको 10 बात बोल दो, सब 10 बात बोल दो, उल्टा सीधा सब सुना दो, कुछ नहीं बोलेगी, कुछ बोले हो क्या, ठीक है, वो क्या बोलेगी कुछ बोले हो क्या, लेकिन और वही बॉयस रहता तो क्या वो करेगा, यानी चालू हो जाता है, यानी गुस्सा पर, यानी ज्यादा निकलेगा तो गुस्सा आएगा, कम आएगा तो गुस्सा नहीं करता, ठीक है। आप दूसरा देखो, थैराक्सिन के बारे में समझ गए। अगर इसी के कारण अगर कम निकलेगा तो आपका बॉडी मोटापन होगा, ठीक है। अगर आपके कम निकल रहा है थैराक्सिन हार्मोन जो है आपको बहुत कम निकल रहा है तो आप मोटे हो जाइएगा, ठीक है। वह तो लड़कियों में क्या होता है, जो अंदर की होता है वो क्या होते हैं उसमें कम निकलती है, कुछ ऐसे जो लड़के 90% ऐसे जो होते हैं, 90 या 80% ऐसे होते हैं उसमें थैराक्सिन जो होते हैं कम मात्रा में निकलते हैं, तो उससे क्या हो जाते हैं, कम निकलेगा तो गुस्सा भी कम हो जाएगा और वो क्या हो जाते हैं मोटे हो जाते हैं। आप देखना जो कम इसके निकलेगा और मोटे हो जाएंगे, कुछ दिन के बाद क्या हो जाते हैं मोटे हो जाएंगे, कुछ बोलोगे कान से निकाल देंगे, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देंगे, ठीक है। आप देखे होंगे जो लोग मोटे औरत होते हैं, मोटे जो औरत होते हैं, इस कान से कितना भी उल्टा सीधा बोल दीजिए, 100 बात गाली भी दे दो, 10 गाली भी दे दो, इस कान से सुनेगा, इस कान से निकाल देंगे। सर जो औरतें अलग है, तू एक हाथ तो सुनो इधर, हम क्या बोले, तो ऐसे आपके बात है, जिसका शादी हो जाता है तो वो ऐसा बोलता है, जिसका शादी नहीं हुआ है ना वो नहीं बोलता है, नहीं। और इसी के कारण क्या होता है, आप देखिएगा जो मोटे हो जाते हैं शादी के बाद, कुछ औरत मोटे हो जाते हैं, इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकाल देते हैं, ज़्यादा होने पर वो क्या करते हैं गुस्सा करते हैं, ठीक है, लेकिन उतना गुस्सा नहीं। अगर जो पतली औरत है, जो पतली है, जिसके थैराक्सिन हार्मोन ज़्यादा निकल रही है तो पतली होगा ही, ठीक, इसमें से क्या निकलता है, आप देखो इसमें से क्या होता है, अब गुस्सा, वह अब पतली है, 2 बात बोलोगे तुरंत उसका जवाब दे देते हैं सब, ठीक है। जो पतले होते हैं, जो पतले औरत होते हैं, 2 बात बोल, जब सुनो इधर यहाँ 2 बात बोलो तुरंत उसका आंसर मिल जाएगा, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आंसर मिल जाएगा, क्योंकि उसको तुरंत गुस्सा हो जाता है, हो जाएंगे वो लोग, ठीक है। वो क्या होता है उनका थोड़ा सा देखना, उनका थोड़ा सा ये निकला होगा, अरे यहाँ पर चल गया एग्जाम्पल भी हमने दे दिया मनी घर पे, ओके। हाँ सर जी, और ये नहीं के कारण क्या सर जी ये बहुत से गए थे इसके चक्कर में हाइट रुक रहती है, जिसकी क्या रहती है, इसकी जो जिसकी ज़्यादा निकली रहती है उसकी हाइट ही रुक जाती है, हाइट रुक जाती है। नहीं देखिए हमारा क्या होता है आपको भी बताए ना, अगर जो लोग थोड़ा सा ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, थोड़ा सा ये हाइट पर निर्भर करता है, तो रुक नहीं जाता है, ठीक है, वो बढ़ता है, जब बढ़ जाते हैं जो हाइट ज़्यादा हो जाती है तब ये हमारे कंठमणि के आगे की तरफ निकल जाते हैं, या ये ज़्यादा गुस्सा वगैरह करें, जिनका ज़्यादा मात्रा में हार्मोन निकलेगा, ज़्यादा मात्रा में हार्मोन निकलेगा तो उसमें भी क्या हो जाता है, ज़्यादा मात्रा में हार्मोन निकलेगा और पूरा नहीं कर पाया इधर के पूरा मिचोड़ के निकालेगा, इधर से मिचोड़ के देखे निकलेगा, तो मिचोड़ के निकालेगा तो क्या होगा, चिपक देगा यहाँ पर, यहाँ पर खाला हो जाएगा, यहाँ पर आगे फेंक देगा, यहाँ पर क्या होगा खाला हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा निकल जाएगा। वही गर्ल्स के देखना यहाँ पर खाला नहीं होगा,
यहाँ पर गर्दन के पास खाला नहीं होगा, इनके पास क्या होगा, यहाँ पर पूरी तरह से भरा रहेगा, यहाँ पर लेबर में रहेगा। और हम लोग क्या होता है, ज़्यादा जरूरत होता है, ज़्यादा गुस्सा होता है तो इतना जोर से बोलते हैं कि कान फट जाता है। ठीक है, उसको कौन है क्या? कोई नहीं है, मैं बस थोड़ा हट जाओ वहाँ से, दरवाजे कर दीजिए। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। और इसी के साथ मोटापन इसी से होता है। हाँ क्या कोई डाउट है इसमें? अगर पूछना है तो पूछ लो जल्दी। नहीं सर, जो मोटे होते हैं उसको भी गुस्सा आता है, उसका क्या होता है? क्या जो मोटे होते हैं उनको भी गुस्सा आता है, मोटे होते हैं उनको भी तेज गुस्सा आता है। नहीं, उतना गुस्सा नहीं आता। नहीं सर जी आता है, एग्जाम्पल है, हम पे एग्जाम्पल है ना, वॉइस में ना गर्ल्स में, गर्ल्स में उसमें क्या हो जाते हैं मोटापे। क्या हम बोले कि जिसमें थायराइड आपको 80% आपको चांस दिए हैं, 80% लगभग ऐसे औरत होते हैं जिसमें इनका जो हार्मोन होते हैं, थायरॉक्सिन हार्मोन जो निकलते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलते हैं। उसके क्या होते हैं, कम मात्रा में हार्मोन निकलते हैं, जिसके कारण ये गुस्सा पर कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि उससे ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है। बीपी को यानी बीपी को ये कम लो कर देते हैं, बीपी ये हाई लो करने के काम करते हैं। ठीक, इसमें से क्या होता है, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन होता है। ठीक है, अगर इसमें से कम स्रावित होगा तो आपको आयोडीन नामक बीमारी हो जाती है, जैसे घेघा बोलते हैं या गिल्डस बोलते हैं, गैलेटर बोलते हैं, या घेघा नामक बीमारी हो जाता है, जिसमें क्या होता है, इसमें कम होता है। ठीक है, ये अब इसमें आवाज़ में भी एक लाते हैं। अगर ज़्यादा मात्रा में देखो, जिसमें ज़्यादा मात्रा में ये निकलेगा तो उसका आवाज़ भारी हो जाती है। ठीक, थायरॉक्सिन जो हार्मोन होते हैं वह सीधा बैठ जाओ बाबू, क्या होते हैं, थायरॉक्सिन जब नमक हार्मोन जो निकलता है, इससे हमारा आवाज़ ज़्यादा निकलेगा तो आवाज़ ज़्यादा भारी होगी, कम निकलेगा तो कम होगा। ठीक है, जैसे आप देखे होंगे जो गर्ल्स होते हैं उसकी आवाज़ सुरीली होती है, ध्यान दो, जो गर्ल्स होते हैं उसकी आवाज़ क्या होती है, सुरीली होती है, मतलब बहुत ही प्यारा। ठीक है, चलो ठीक है, यानी एक मधुर में आवाज़ एकदम सिंपल निकलता है। ठीक है, और क्या होते हैं, जब बॉयज होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी सी भदापन हो जाती है। ठीक है, यानी ये आवाज़ पर भी होते हैं। जिसका शादी हो जाएगा वो तो कहेगा कि औरत की आवाज़ सुरीली निकलती है, देख रहे चाहता है मेरी वाली है कि बोलती है ना कान फाड़ देती है। ठीक है, जिसका शादी नहीं हुआ होगा वो बोलेंगे कि गर्ल्स की आवाज़ क्या होती है, सुरीली होती है। अब शादी होगी तो नहीं है। ठीक है, तो आपको हो गया ना, अब आपको मालूम चल गया। और बोलते हैं कि गुस्सा, ठीक है, अब बोलते हैं कि गुस्सा, जिसका शादी हो गया होगा वही बोले हैं कि लड़की पे गुस्सा भी आता है, जिसका नहीं हुआ होगा बट लड़की तो क्या बोलते हैं, गाय की तरह होती है, बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लड़की जो होती है गाय की तरह होती है। ठीक है, जहाँ पर बैठाओगे वहाँ पर बैठ जाएगा, 10 बात बोलोगे 10 बात सुन लेगा। बोलते हैं ना, आप कहावत सुने होंगे कि लड़कियाँ जो होती है वो गाय की तरह होती है, जहाँ पर बैठाओगे वहीं पर बैठ जाएगा, 10 बात बोलते हुए वो सुन लेगी। लेकिन लड़के ऐसा नहीं करते हैं, यही के कारण है, यहीं पर। ठीक, ये इसी के कारण ऐसे उन लोग का गाय की तरह बैठ जाते हैं, 10 बात सुन लेते हैं। अरे तुम्हारे फ्रेंड होते हैं, हंसी मजाक होती है, लेकिन ऐसे अब अगर आपके गली में कोई है जा रहा है गर्ल्स या आपके बगल में है, उससे आप बोलिएगा, 10 बार बोल भी दोगे, कान से निकालेगा। ओ कल मेरे दोस्त ने बोला मम्मी बुला। ठीक है, 80% ऐसे। अब इसके आगे देखिए, पाराथायराइड, पाराथायराइड इसके बारे में ये क्या होता है, पाराथायराइड क्या होता है, ये इसके अगर इसमें आपको डाउट है तो जल्दी ये तो पूरा। अरे यार इसका यार सजेस्ट का कुछ करो। देखो देखो पाराथायराइड, पाराथायराइड क्या होता है, ये हमारे थायराइड ग्रंथि के जस्ट पीछे होते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हमारा क्या होता है, जो पाराथायराइड होते हैं इससे हमारा क्या होता है, ये इसे कैल्शियम और फास्फोरस,
कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रण करता है। कैल्शियम और फास्फोरस को क्या करता है? नियंत्रण। कौन सी ग्रंथि करता है हमारा? तो पाराथायराइड जो ग्रंथि होते हैं बाबू, ये हमारे कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रण करते हैं, जिसके कारण हमारे क्या होते, घेघा रोग नहीं होती है। अगर ये काम करना छोड़ देंगे तो हमारे क्या हो जाता है, घेघा रोग हो जाते हैं। जैसे घेघा रोग में क्या हो जाते हैं, हमारे गर्दन फूलाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, घेघा रोग एकाइटिस बोलते हैं इंग्लिश में एकाइटिस, और हिंदी में क्या बोलते हैं, घेघा। ठीक है, इंग्लिश में गैल्टिक बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, घेघा रोग बोलते हैं। ये किसके कारण होता है? आयोडीन के कारण होता है। अगर हम नमक नहीं खाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पाराथायराइड जो ग्रंथि है इससे प्रभावित होकर नहीं सही से काम नहीं करेगा, तो घेघा नामक रोग क्या हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस को ये काम करता है, और ऊपर थायराइड जो है, ठीक है, ऊपर थायराइड है, ये इसको तो चाहिए, आयोडीन नमक चाहिए, ये काम करना बंद कर देगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, वो तो अपना आयोडीन कहीं से प्राप्त करेगा, तो जिसके कारण पूरी बल लगा कर मांगता है, खींचता है। आयोडीन क्या करेगा, पूरी बल लगा कर खींचेगा, नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, पूरी और बाहर आने लगेगा, पूरी तरह से क्या करेगा, सूजन आने लगेगा, और पूरी तरह से क्या करेगा, पूरी तरह से आयोडीन को अपने ऑब्जर्व करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, हमारे ये गला जो होते हैं ना, फूल जाते हैं। ठीक है, गला जो होते हैं हमारा क्या होते हैं, इस साइड से तो फूल जाते हैं पूरी तरह से। आप बहुत औरत के देखे होंगे व्यक्ति को कि गला जो होते हैं फूल जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वो उसका गायट्रिस यानी घेघा नामक रोग हो जाते हैं। ठीक है, इसमें किसके कमी से, नमक के। अगर हमको भोजन में क्या हो गया, नमक की मात्रा कम लिए। ठीक है, आयोडीन किस में पाया जाता है सबसे ज़्यादा मात्रा में, नमक। आयोडीन युक्त नमक होता है। Na जिसका अनुसूत्र क्या होता है, Na होता है, NaCl नमक। ठीक है, सोडियम जिसे बोलते हैं। अब आपको मालूम चल गया, ये क्या होता है, पीछे होते हैं। अब इसके बाद क्या आ गया हमारा, यहाँ पर एक ग्रंथि होती है बाबू, चेस्ट पास, छाती के पास। इस ग्रंथि को क्या बोला जाता है, थाइमस। थाइमस ग्रंथि जिसे बोलते हैं। ठीक है, थाइमस ग्रंथि क्या करता है, ये ग्रंथि जो होते हैं जन्म से, ये इसका काम समझ लीजिए, इसका काम क्या होता है, प्रोटीन बनाने के काम करता है। हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। कब तक प्रोटीन का, हमारे अभी भी हमारे क्या होता है, प्रोटीन की आवश्यकता जल्दी होती है। प्रोटीन हमारा क्या काम करता है, हमारे बॉडी में प्रोटीन जो होते हैं, जो हमारा क्या काम करता है, तो प्रोटीन जो होते हैं हमारा बॉडी में हड्डी को बनाने और मजबूत करने में, यानी हमारा जो बॉडी हड्डी जो होते हैं, बोन्स जितने भी हैं, उसको क्या चीज़ से बने होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारी हड्डी को मजबूत करने के लिए। और हमारा कैल्शियम है, जो कि कैल्शियम हमारे ये मिलकर फास्फोरस जो होते हैं मिलकर हमारी हड्डी को बनाते हैं, और प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन उसको यानी क्या बोलते हैं, प्रोटीन जो होते हैं उनके भोजन पदार्थ के रूप में जाते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन क्या होते हैं, हमारे पूरी तरह से बनाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर को निर्मित करने के लिए, हमारे शरीर को विकसित करने के लिए इतना छोटा होता है। मान लो इतना छोटा, पहले चूजा की तरह होते हैं। ठीक, हम लोग क्या होते हैं, पहले भ्रूण की तरह होते हैं, छोटी सी युग्मक के रूप में, युग्मक से भ्रूण में आते हैं, भ्रूण से आते हैं बच्चे में, और जब बच्चे मान लो इतना बड़ा हो जाता है, उसको अब इतना तो बड़ा रहता है ना, बड़ा इतना लंबा हो जाता है। हम भी क्या हो गए, छोटा भ्रूण से इतना लंबा हुए हैं। ठीक है, तो हमारे में क्या होता है, इतने में सबसे ज़्यादा हमें विकसित करने में, बॉडी को विकसित करने में ये थाइमस नामक जो ग्रंथि होती है, यही ज़्यादा हमारा काम करती है। ये बहुत ज़्यादा, ये कब तक काम करती है, सबसे ज़्यादा है ये हमारा थाइमस नामक ग्रंथि से हमारा प्रोटीन निकलती है। हमारे बॉडी में प्रोटीन कहाँ से बनती है, थाइमस नामक ग्रंथि से प्रोटीन का निर्माण होता है। ये जो ग्रंथि होते हैं, ये कब तक हमारे शरीर में काम करती है, ये सब है ठीक से हमेशा काम करते रहते हैं, लेकिन ये जो है ये काम करना बंद कर देता है। ठीक है, जब हम 15 साल के हो जाते हैं, कितने 15 साल के हो जाते हैं, ये थाइमस नामक जो ग्रंथि होती है काम करना बिल्कुल बंद कर देती है।
तो ये हमारे थाइमस नामक जो ग्रंथि होती है कब हमारा काम करना बंद कर देती है? जब हम 15 साल के हो जाते हैं। थाइमस नामक ग्रंथि से क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। और ये प्रोटीन क्या करती है? हमारे शरीर को विकसित करने में इसका सपोर्ट होती है। अगर ये काम नहीं करेगा तो हम इतना लंबा नहीं हो सकते हैं। आप सुने होंगे छोटे जो बच्चे होते हैं, हम जो होते हैं छोटे बच्चे होते हैं, वो सुबह के खाना खाए कि शाम को उसको भूख प्यास नहीं लगता है। बहुत खेलने को मिल गया ना, वो खेलते रहता है, ठीक है, खेलते रहता है, कंटिन्यू खेलते रहता है। ओके, इसका क्या काम करे? थाइमस नामक जो एंजाइम होते हैं, थाइमस जो होते हैं वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं। चलिए इधर ध्यान दो, ओके। यानी थाइमस नमक आपको मालूम चल गया, ये कब तक काम करता है? 15 साल तक काम करेगा। इसमें हमारा प्रोटीन, अगर ये काम नहीं करा तो हमारा बॉडी नहीं बनेगा। लेकिन जब हम इसको आप देखना चाहते हैं तो छोटे बच्चे में देखिएगा, उसको खाना पीना नहीं दीजिएगा, यानी पोषण तत्व भरपूर मात्रा में देता है। गरीब के बच्चा हो या अमीर के बच्चा हो, ये कोई नहीं देखता है। ये थाइमस नामक जो ग्रंथि है, गरीब हो या अमीर हो, सारे को पोषण प्रदान करता है। ये अब गरीबी अमीरी नहीं देखता है। आप देखिए गरीब के भी बच्चा है, छोटा है, या एक अमीर के भी बच्चा है, दोनों को छोड़ दो, भर दिन खेलते रहेगा। उसे खाना के नहीं बोलोगे, जबरदस्ती नहीं खिलाओगे, वो खाना नहीं खाएगा। लेकिन उसको ये नहीं बोलते कि हम थक गए हैं खेलते खेलते, बोलता है कभी? नहीं बोलेगा। भर दिन उसको दे दो, खेलने को कह दो, खेलते रहेगा, भर दिन खेलते रहेगा कंटिन्यू। अब उसको भूख प्यास नहीं लगती है, क्योंकि यहाँ पर उसके बॉडी में क्या बन रहा है? थाइमस नामक जो ग्रंथि है प्रोटीन उसको दे रहा है पोषक तत्व के रूप में, ठीक है। और यही जब हम 15 साल से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, 15 साल से ज़्यादा उम्र के हो जाते हैं, मानो 17 साल 18 साल 20 साल के हो जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं? हम जब खेलते हैं तो हमको भूख प्यास लगने लगती है, ठीक है। तो हमको क्या लगता है? भूख प्यास लगना चालू हो जाती है जब हम क्या हो जाते हैं? 15 साल से ऊपर हो जाते हैं। जब हम ज़्यादा खेलते हैं, काम करते थे, तो बोलिए ये आज भूख लग गया है, अब चलो खाना खाएंगे तब। और जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल या 6 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, तब देखो वो क्या करे? भर दिन क्या खेलते रहेगा। अगर नहीं पूछोगे कि खाना खाओगे कि नहीं, क्या करे? तुम आवाज कर देगा, नहीं सर पिटाई कर देंगे सही से, ठीक है। यानी वो क्या करता है? भर दिन खेलते रहेगा। उसको जबरदस्ती खाना नहीं खिलाओगे तो नहीं खाने वाला है, क्योंकि उसके शरीर में बन रहा है खाना, पोषक तत्व बन रहा है, ठीक है। इसीलिए उसका क्या होता है? भूख प्यास बहुत कम लगती है, और वो उसको शरीर भी विकसित होती रहती है, ओके। अगर ऐसा नहीं है कि आप उसको प्रोटीन दोगे तभी वो बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बढ़ेगा, उतना ही छोटा रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो उसके अंदर थाइमस नामक ग्रंथि ऑलरेडी काम कर रही है, और 15 साल के बाद ये काम करना बंद कर देती है, ठीक है। ओके, हो गया ना? 15 साल का हो गया ना, बस खुद प्रोटीन बनाना है। आप देखो इसमें क्या हो जाता है? और अर्धवृक्क ग्रंथि, देखो अर्धवृक्क जो ग्रंथि होता है कितना लंबा हो जाएगा? देखो ये एक टॉपिक को देख लेते हैं। अर्धवृक्क ग्रंथि जो होते हैं, अर्धवृक्क जो ग्रंथि होते हैं, तो अर्धवृक्क जो ग्रंथि होते हैं हमारे किडनी के, ये क्या है बाबू? हमारा क्या है? किडनी है। किडनी के ठीक ऊपर रहते हैं। किडनी जिससे ये क्या है? हमारा किडनी है, किडनी के ऊपर होते हैं ये, ठीक है। ये क्या है? इसे बोलते हैं एड्रीनल बोलते हैं, या अर्धवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। ये क्या करता है? ये हमारे जो अर्धवृक्क जो ग्रंथि होते हैं, इसका काम क्या होता है? ये कहाँ पर होते हैं? पहले अर्धवृक्क जो ग्रंथि होते हैं ये हमारे किडनी के जस्ट ऊपर होता है। ये हमारे क्या करते हैं? ये बीपी को बढ़ा देता है, बीपी जिसे बोलते हैं ब्लड प्रेशर। हमारे ब्लड प्रेशर कौन बढ़ाता है? अर्धवृक्क ग्रंथि जो होते हैं ये ब्लड प्रेशर को हमारा बढ़ा देते हैं। और ये क्या करते हैं? ये अर्धवृक्क जो ग्रंथि होते हैं ये हमारे बीपी को बढ़ाते हैं। किस रूप में बढ़ाते हैं? इसमें से कौन सी हार्मोन निकलती है? इसमें से एड्रेनल नामक स्रावित जो होते हैं, हार्मोन होते हैं, ये क्या करते हैं? स्रावित होती है।
एड्रेनालिन जो नामक इसमें से क्या होते हैं ग्रंथि हार्मोन जो होती है स्रावित होती है। ये क्या करता है हमारे बीपी को ब्लड प्रेशर को बढ़ा कर रखता है। ये कम हो जाता है तो ये आपको नुकसान भी है, ज़्यादा भी हो जाता है तो नुकसान होती है। नॉर्मल है तो ठीक है और ज़्यादा कम होता है तो नुकसान हो जाता है। ठीक है। अब वॉइस में क्या होता है, ये एड्रिनल जो ग्रंथि होता है ज़्यादा एक्टिव होता है। तुरंत भर में क्या होता है, इसे बोलते हैं उछालो कूदो और मारो। ठीक है। क्या हो जाता है, ब्लड प्रेशर तुरंत भर में बढ़ जाता है वॉइस में ज़्यादा मात्रा में। ठीक है, या गर्ल्स में भी होता है। अब क्या होता है इसमें, जिसका ये अर्धवृक्क जो ग्रंथि है ज़्यादा एक्टिव रहता है वो क्या करेगा, तुरंत भर उससे गुस्सा आ जाएगा और क्या करेगा, उछल कर मारेगा, मुंह पर मारेगा, उछल के फिर ऊपर मारेगा। ठीक है। जो आप जंपिंग देखें कराटे वगैरह जो खेलते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, उछल के इधर उधर मारते हैं। इसमें क्या हो जाता है, ये अर्धवृक्क जो ग्रंथि होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उसको ब्लड प्रेशर तुरंत होता है, तुरंत गुस्सा आ जाता है। जो बॉक्सिंग करते हैं, बॉक्सिंग में उसको क्या होता है, तुरंत 2-3 तक मारो, जब तक गुस्सा नहीं आएगा वो कुछ नहीं करने वाला है। जब उसका गुस्सा आ गया वो क्या करेगा, उछल कर ले दबा लगा रहता है। या मान लो कि हम बैठे हैं, कोई गुस्सा दिला रहा है, जब गुस्सा आ जाता है तो इसमें से जो ग्रंथि है, ये जो अर्धवृक्क जो ग्रंथि है, इसमें से एड्रिनल नामक हार्मोन स्रावित होना चालू कर देगा। सर पे कल हुआ तो ये ठीक है। एड्रिनल नामक हार्मोन जो है स्रावित होना चालू हो जाएगा और जैसे चालू हुआ वो क्या करेगा, उछल के खूब मारना चालू कर देगा। हैप्पी ऐसी मारता था कलाकार चल के। ठीक है। आपके हेड से इस तरह मारे थे। अरे रोज को भगा को चाल के मारा ग्रैंड फान जा रहे अच्छा, यानी आपको हेड सर जो थे उछल के कर मार रहे थे। हां, ब्लड एकदम मार बेंच पे गिरे सर 2 बार। कैसे गिर 2 बार मारा बेंच पे। ठीक, यानी इसमें क्या हो जाता है, ये जो किडनी को जो ठीक है आपको समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, जो कराटे जो सीखते हैं उस पे ये स्रावित हो जाते हैं। जब ज़्यादा स्रावित हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो जंपिंग करके कूदो और मारो। अब छोटे बच्चे में देखे होंगे, ज़्यादा मारेगा, जंपिंग करेगा, फिर मारेगा, फिर बैठेगा, आप नहीं चूमेगा तो क्या करेगा, उछल के मारता है। ठीक है। तो इसीलिए इसका शेप क्या बना दिया गया है, इस तरह से शेप देखो, शेप क्या दिया गया है, इस तरह से। खुद जब बॉक्सिंग करते हैं या उछल के मारते हैं तो क्या है, अब समझ आ गया। यस सर। तो इसीलिए इसे नाम रखा है उड़ो और मारो या कूदो और मारो। ठीक है। उड़ो और मारो के नाम से कौन सी ग्रंथि है, उड़ो और मारो की, तो अर्धवृक्क ग्रंथि जो होते हैं, इससे कौन सी हार्मोन निकलती है, एड्रिनलिन। इसमें से कौन सी हार्मोन निकलती है, एड्रिनलिन हार्मोन निकलती है। इसके जो नीचे अब बचा हुआ है 2-3 वो आपको कल बता देंगे। कल की क्लास में आपको ये जो है एक तो बचा है, इसको भी बता देगा वृक्षण, लेकिन आपको मादा वाला नहीं बताना पड़ेगा, ये थुनर वाला है। ठीक है। तो अगला क्लास में इसके जस्ट आगे हम लोग बातें करेंगे। और सारे को क्या करनी है, ध्यान दो इधर, जितने भी टॉपिक है सारे को टॉपिक को आपको लिख कर लाने हैं इसके डिफिनेशन के साथ। जब देख सर जी ने बोला था कि नोट कर